अगर मैं ये कहूँ कि बेटे अगर किसी बॉडी के अंदर कलेक्टिवली इन सारे रिसेप्टर्स को देखा जाए, तो ये रिसेप्टर आपके पास अगर किसी जगह पर कोल्ड का कोई पेन के कोई 270 रिसेप्टर्स हैं, तो वहां पर कोल्ड के 10 रिसेप्टर्स होते हैं, और उसी जगह पर वार्म को डिटेक्ट करने के लिए सिर्फ एक रिसेप्टर मौजूद होता है। तो 270 अगर पेन को डिटेक्ट करने के रिसेप्टर्स मौजूद हैं, तो कोल्ड को डिटेक्ट करने के लिए वहां पर 10 रिसेप्टर्स हैं, और अगर वार्म को डिटेक्ट करना है तो वहां पर सिंगल एक रिसेप्टर। तो वी आर मोर सेंसिटिव टू द पेन एज कम्पेयर टू कोल्ड, एंड वी आर मोर सेंसिटिव टू द कोल्ड एज कम्पेयर टू द वार्म सेंसेशन। यहां से बेटे जब कभी आप आगे मूव करते हो, तो हम जरा न्यूरॉन को, एक नर्वस सिस्टम को एक और डिवीजन के अंदर पढ़ते हैं। यानी नर्वस सिस्टम के अंदर अगर मौजूद न्यूरॉन्स के पैटर्न में आप पढ़ना शुरू करो, तो हम लोग ये कहते हैं कि बेटे नर्वस सिस्टम डिवाइड होता है दो तरह से। आपके पास नर्वस सिस्टम के अंदर या तो मौजूद है न्यूरॉन्स, या न्यूरॉन्स के साथ एसोसिएटेड हैं न्यूरोग्लायल सेल्स। या बेटे न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं, या आपके पास न्यूरोग्लायल सेल्स मौजूद होते हैं। अच्छा, जब कभी हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि बेटे न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लायल सेल्स की बात की जाए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्साइटेबल सेल्स। तो न्यूरॉन और न्यूरोग्लायल में एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि न्यूरॉन आपके पास एक्साइटेबल सेल है, और मेरे बेटे हम ये बात पढ़ते हैं कि न्यूरॉन्स आपके पास असल में वो एंटिटीज होती हैं, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं न्यूरॉन्स आपके पास जो कि एमाइटोटिक बॉडीज हैं। ये एमाइटोटिक हैं। क्यों एमाइटोटिक हैं? क्योंकि यहाँ पर सेंट्रियूल्स एब्सेंट हुआ करते हैं। यहाँ पर मेरे बेटे सेंट्रियूल्स मौजूद नहीं होते। चूंकि यहाँ पर सेंट्रियूल मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए ये डिवाइड नहीं करती हैं। जबकि जब कभी आप न्यूरोग्लायल सेल्स की बात करते हो, तो बेटे न्यूरोग्लायल सेल्स आपके पास नॉन एक्साइटेबल सेल्स हैं। ये नर्व ग्लू तो हैं, लेकिन ये असल में नॉन एक्साइटेबल सेल्स हैं। दीज आर नॉन एक्साइटेबल सेल्स। मोर ओवर हम ये बात करते हैं कि ये माइटोटिक नेचर के हैं, यानी ये डिवाइड हो सकते हैं। जब आप कहते हो कि ये डिवाइड हो सकते हैं, और मैं आपसे सवाल ये पूछूं कि बेटे अगर न्यूरॉन डिवाइड नहीं होते, तो फिर हम लोगों को ब्रेन ट्यूमर किस तरह से हो जाता है? अगर न्यूरॉन के पास डिवाइड करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो फिर हमें ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है? असल में मेरे बेटे हमें ब्रेन ट्यूमर न्यूरॉन्स की वजह से होता ही नहीं। न्यूरॉन की वजह से ब्रेन ट्यूमर नहीं होता। ब्रेन ट्यूमर तो न्यूरोग्लायल सेल्स की वजह से होता है, कि जब कभी आपके पास न्यूरोग्लायल सेल डिवाइड करेगा, तो तब हम लोग ब्रेन ट्यूमर को हमारे अंदर बॉडी में प्रोसीड होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। हम लोग मजीद ये बात पढ़ना शुरू करते हैं कि जब कभी आप नर्वस सिस्टम की बात करोगे और न्यूरॉन्स न्यूरोग्लायल सेल्स की बात करोगे, और सवाल आपसे ये पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स 50% ऑफ द नर्वस सिस्टम, कौन से 50% ऑफ द नर्वस सिस्टम बनाते हैं बेटे? बेटे दोनों ही 50% ऑफ द नर्वस सिस्टम बनाते हैं। यानी 50% ये हैं और 50% ये हैं। बड़ी सीधी सी बात है। सो अगर अगर मैं ये कहूं कि बेटे 50% न्यूरॉन्स हैं, 50% न्यूरोग्लायल सेल्स हैं, तो अगर सवाल मेरे बेटे आपसे ये पूछा जाए कि ये बताएं कि नंबर, ये तो है विद रिस्पेक्ट टू मैथ, नंबर में कौन से सेल ज्यादा होते हैं?
न्यूरोग्लायल सेल ज्यादा होते हैं बेटे, ये याद रखना कि अगर किसी जगह पर एक न्यूरॉन मौजूद हो तो वहां पर रेशो वाइज 10 न्यूरोग्लायल सेल्स मौजूद होते हैं। ये न्यूरोग्लायल सेल्स क्यों जरूरी है बेटे? हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि ये न्यूरोग्लायल सेल असल में हमारे लिए रेस्ट इन पीस सेल्स होते हैं। भाई ये रेस्ट इन पीस सेल कैसे होते हैं? उसने कहा ये रेस्ट इन पीस सेल यूं है क्योंकि ये आप में रिपेयर यानी रिपेयर कर सकते हैं, रीजेनरेट कर सकते हैं, रीजेनरेट कर सकते हैं। ये बेटे एज एन इंसुलेटर काम करते हैं। ये मेरे बेटे आपके पास ऐसे सेल्स होते हैं जो कि नरिशमेंट करवाते हैं, ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो इस बेस के ऊपर हम लोग ये बात कर रहे होते हैं कि न्यूरोग्लायल सेल्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। और अगर आप जब कभी हम पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिफरेंस करेंगे तो उसमें ये भी बात पढ़े होंगे कि ये कैसे कैसे रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले तो बेटे हम लोग ये बात पढ़ना शुरू करते हैं कि जैसे आप न्यूरोग्लायल सेल्स की बात करते हो और हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि न्यूरोग्लायल सेल, ये आपके पास ना बेटे एक न्यूरोग्लायल सेल है जिसको हम लोग शेवॉन सेल का नाम देते हैं। लेकिन बेटे ये शेवॉन सेल की अर्लियर आफ्टर फॉर्मेशन पिक्चर है। जब कभी ये न्यू शेवॉन सेल बहुत ज्यादा माइलिन शीथ रिलीज करता है तो ये एक लॉन्ग फाइबर के अंदर कन्वर्ट यानी लॉन्ग शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये जो लॉन्ग शीट बनती है, ये लॉन्ग शीट बेटे यूं किसी न्यूरॉन के ऊपर किसी न्यूरॉन के ऊपर ये लॉन्ग शीट यूं मौजूद होती है। सो फॉर एग्जांपल ये एक न्यूरॉन है और इस न्यूरॉन के ऊपर बेटे इस लॉन्ग शीट ने कवर किया है। तो ये जो जैसे स्विस रोल की फॉर्म में आपके पास एक लॉन्ग शीट कवर कर रही होती है, बिल्कुल इसी तरीके से बेटे इस न्यूरॉन के ऊपर इस लॉन्ग शीट ने कवर किया है और हम कहते हैं कि जनाब ये इस तरह से शेवॉन सेल्स एग्जिस्ट करते हैं। मजीद अगर बात करना शुरू करो तो हम लोग ये कहते हैं कि बेटे न्यूरॉन्स बेसिकली दो चीजों पर बेस करते हैं। न्यूरॉन के पास बेटे एक तो मौजूद होती है उसकी सेल बॉडी, एक तो आपके पास न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है और दूसरी बेटे न्यूरॉन के साथ मौजूद होते हैं, एक तो उसकी सेल बॉडी मौजूद होती है, दूसरी उसके साथ न्यूरॉन की एक्सटेंशंस हैं या नर्व फाइबर्स हैं। यानी हम इसकी बात क्यों करें और कैसे कर रहे होते हैं? हमने ये कहा कि अगर आपके पास बेटे ये एक सेल है, ये एक न्यूरॉन सेल है और ये एक न्यूरॉन सेल यूं अपनी एक एक्सटेंशन फॉर्म करता है। तो हमने कहा जी अगर एक न्यूरॉन सेल से आपके पास सिर्फ एक ही एक्सटेंशन ग्रो करती है तो इसकी एक ग्रोइंग एक्सटेंशन को हम लोग नाम देते हैं एक एक्सोन का। यानी ये आपके पास एक नर्व प्रोसेस है जो यहाँ पे निकला है। या मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई ये आपके पास एक सेलुलर एक्सटेंशन निकली है। अगर एक सेल से एक सेलुलर एक्सटेंशन निकलती है तो हम उसको यूनिपोलर न्यूरॉन कहते हैं। अगर मेरे बेटे इसके पास एक से ज्यादा एक्सटेंशन ग्रो करना शुरू करें, जैसे मैं कहूँ कि भाई ये आपके पास एक और एक्सटेंशन निकली,
ये एक और एक्सटेंशन, ये एक एक्सटेंशन है, ये एक और एक्सटेंशन है। तो आपके पास ना बेटे अगर यूं एक्सटेंशंस किसी एक सेल बॉडी से निकलती हैं तो इस तरह की न्यूरॉन्स मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कंसिडर होती हैं। हम लोग ये कहते हैं कि ये एक मल्टीपोलर न्यूरॉन जो आपके पास मौजूद है, इसके पास ये एक सेल बॉडी लोकेट करती है और इसके सेल बॉडी के अराउंड चूंकि मौजूद होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and these endoplasmic reticulum contain राइबोसोम्स। तो इनको हम लोग नीजल्स ग्रेन्यूल्स का नाम देंगे, ठीक है। ये राइबोसोम्स कैरी करेंगे, इनको हम लोग नीजल्स ग्रेन्यूल का नाम देंगे। और हम लोग ये बात करेंगे कि बेटे इसको हम लोग या तो सेल बॉडी कहते हैं या मेरे बेटे इसको हम लोग साइटोन कहते हैं, या चूंकि न्यूक्लियस के अराउंड है इसलिए पेरी कैरियन का या सोमा का वर्ड भी हम सेल बॉडी के लिए यूज करते हैं। हम कहते हैं सेल बॉडी आपके पास वो मेन गवर्निंग पोर्शन है जो कि न्यूक्लियस कंटेन करता है और न्यूक्लियस के अलावा इनके पास नीजल्स ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं। और नीजल ग्रेन्यूल असल में क्या चीज है? नीजल ग्रेन्यूल्स असल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है। मोर ओवर हम लोग ये बात करते हैं कि जब कभी आप नर्व फाइबर्स यानी न्यूरॉन की एक्सटेंशन का यानी सेलुलर एक्सटेंशंस का जिक्र करते हैं या कभी आप नर्व फाइबर्स या नर्व प्रोसेसेस का जिक्र करते हैं या इनको कलेक्टिवली हम लोग न्यूराइट्स का नाम देते हैं, तो बेटे ये आपके पास बेसिकली वो सेक्शंस होते हैं, ये आपके पास वो सेक्शन है जो या तो डेंड्राइट ब्रांचेस से वर्ड निकला या एक्सोन का हम लोग नाम दे रहे होते हैं। बेटे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिंग एज रिसेप्शन जोन? तो जो डेंड्राइट्स होती हैं वो आपके पास रिसेप्शन जोन्स होती हैं, ठीक है, जो मैसेज को रिसीव करती हैं, जबकि एक्सोन्स आपके पास एग्जीक्यूशन जोन होती हैं क्योंकि यहाँ पे मैसेज ड्रेन किए जाते हैं। मजीद अगर कभी बात पढ़ना शुरू करें तो हम लोग ये कहते हैं कि बेटे कौन से आपके पास ऐसे हैं, डेंड्राइट और एक्सोन की अगर बात करें तो हम लोग ये कहते हैं कि जी कौन से जोन आपके पास ऐसे हैं दैट टेक मैसेज टूवर्ड्स सेल बॉडी? तो भाई डेंड्राइट टेक मैसेज टूवर्ड्स सेल बॉडी। डेंड्राइट वो चीजें होती हैं जो सेल बॉडी की तरफ मैसेज को लेके जाती हैं, जबकि एक्सोन्स वो चीजें होती हैं जो कि अवे फ्रॉम सोमा या सेल बॉडी से मैसेज को लेके जाते हैं। जैसे बेटे हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास इस न्यूरॉन के अंदर ये आपके पास एक्सोन हिलॉक पाया जाता है, एक्सोन हिलॉक मौजूद है। यहां पर यूं शिवॉन सेल्स या न्यूरोग्लायल सेल्स मौजूद होते हैं। ये शिवॉन सेल्स और न्यूरोग्लायल सेल्स मौजूद होते हैं। तो हम कहते हैं कि जी ये शिवॉन सेल्स के दरमियान में कुछ एरिया है जिसको हम लोग नोड ऑफ रेनवियर का नाम देते हैं। ये आपके पास शिवॉन सेल्स मौजूद होते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि बेटे जब कभी भी आप इसको करना शुरू करेंगे
कि ये न्यूरॉन्स की डिफरेंट टाइप कौन सी हैं। तो बेटे जब कभी आप न्यूरॉन्स के डिफरेंट टाइप में इसको क्लासिफाई करना शुरू करते हो, तो हम लोग ये कहते हैं कि अगर आप यूं कंसिडर करो कि आपके पास ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पोर्शन है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो पोर्शन जिसको हम लोग जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि जी स्पाइनल कॉर्ड यूं पोर्शन है। लेट्स सपोज इफ दिस इज अ स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड तक ना बेटे वो न्यूरॉन जो मैसेज लेकर आ रही है उसको हम लोग सेंसरी न्यूरॉन का नाम देते हैं। सो हाउ दैट सेंसरी न्यूरॉन टेक मैसेज, तो सेंसरी न्यूरॉन बेटे आपके पास ये होगी, ये एक सेंसरी न्यूरॉन है, ये अपना एक एक्सटेंशन बनाएगी, तो हम कहेंगे ये यूनिपोलर न्यूरॉन है। ये यूनिपोलर न्यूरॉन ये अपना एक्सॉन कैरी करेगी यूं, और बिल्कुल इसी तरह से ये अवे फ्रॉम द सेल बॉडी एक रीजन फॉर्म करती है जिसको हम लोग नाम देते हैं डेंड्रोन का। अच्छा, यहां पर रिसेप्टर और सेंसरी एंडिंग मौजूद है। हम कहते हैं जी ये आपके पास एक वो सेक्शन बनता है जिसको जो एक्सोन की तरह का है और सिंगल है, ब्रांच्ड नहीं है, तो इसको हम लोग डेंड्रोन का नाम देते हैं। सो ये वाली न्यूरॉन आपके पास बेटे एक सेंसरी न्यूरॉन है। अगर हम ये थोड़ा सा अरेज करें इस सेक्शन को, और यहां पर हम लोग इनको कंपैरेटिव एनालिसिस के अंदर डिस्कस करना शुरू करें कि मोटर न्यूरॉन्स बेटे क्या होती हैं, या हम ये देख रहे हो कि एसोसिएटिव न्यूरॉन्स इनसे कैसे डिफरेंट होती हैं और सेंसरी न्यूरॉन के क्या फीचर्स होते हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि जब कभी आप बेटे इन फीचर्स में इन तमाम न्यूरॉन्स की बात करते हो, तो हम कहते हैं कि अगर आप पाथवे के हवाले से देखना शुरू करें, तो सेंसरी न्यूरॉन वो है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास मैसेज को लेकर आ रही है। सो वो न्यूरॉन जो कि मैसेज को लेकर आ रही है, इसको हम इसको नाम देते हैं कि दिस इज नेम्ड एज एफरेंट न्यूरॉन। सो विद रिस्पेक्ट टू द अदर नेम के लिहाज से बात करें तो इनको हम लोग एफरेंट न्यूरॉन्स का नाम देते हैं कि ये एफरेंट न्यूरॉन बिकॉज दे आर टेकिंग मैसेज टुवर्ड्स इट, वो यहाँ पे मैसेज को लेकर आ रही हैं। फिर बेटे हम लोग ये कहते हैं कि यूजुअली जब कभी भी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के हवाले से बात की जाती है, तो जो सेंसरी न्यूरॉन बेटे आपके पास मौजूद होती है ना, सेंसरी न्यूरॉन बेसिकली यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैं। ये यूनिपोलर भी हैं और कुछ बाई पोलर भी हैं। असल में तो ये सूडो यूनिपोलर है, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज पे ये बाइपोलर होती हैं और बाद में ये फिर यूनिपोलर न्यूरॉन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं।
सो यूनिपोलर न्यूरॉन्स की जब बात करते हैं तो मोस्टली तो ये यूनिपोलर हैं। बाईपोलर में आपके पास वो जो के रेटिना पे पाई जाती है, या जो ऑल फैक्ट्री बल्ब्स के ऊपर मौजूद है, वो आपके पास बाइपोलर न्यूरॉन्स है। मोरोवर हम लोग ये कहते हैं कि बेटे सेंसरी न्यूरॉन अगर आप देखो तो सेंसरी न्यूरॉन क्या माइलिनेटेड न्यूरॉन होती है? तो यस, सेंसरी न्यूरॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होती है। अगर हम लोग इसके अंदर मौजूद डेंड्राइट्स या एक्सोन्स की बात करें, या चलें सेल बॉडी सोमा की भी बात करेंगे, हम एक्सोन्स की भी बात करेंगे, तो अगर बेटे आप सिर्फ और सिर्फ इसमें मौजूद डेंड्राइट्स की बात करो तो इसके पास ना सिंगल डेंड्रॉन मौजूद होता है। अगर आप सेल बॉडी या सोमा की बात करो तो सेल बॉडी और सोमा के केस के अंदर यहां पर जो सेल बॉडी और सोमा इसका पाया जाता है, इट इज लोकेटेड इन पीएनएस। वो पीएनएस में मौजूद है। सेल बॉडी जो सोमा है वो इसका पीएनएस के अंदर लोकेट करता है। फिर अगर आप एक्सोन की बात करते हो तो बेटे एक्सोन तो तमाम के अंदर सिंगल ही होता है, ठीक है। एक्सोन टर्मिनल तो सिंगल ही हुआ करते हैं। अगर हम इन न्यूरॉन्स के ओरिजिन की बात करें तो बेटे सेंसरी न्यूरॉन का ओरिजिन हो रहा होता है फ्रॉम रिसेप्टर्स, और ये न्यूरॉन टर्मिनेट होती हैं आकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, टर्मिनेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होंगी। फिर हम लोग क्या बात पढ़ते हैं, हम कहते हैं यहां से आपके पास एक और न्यूरॉन निकलती है जिसकी ये कोई सेल बॉडी है, ये उसकी डेंड्रिटिक एंडिंग है, और ये उसके पास एक यूं सेक्शन पाया जाता है। हम लोग ये बात करते हैं यूं, और ये आपके पास कोई मोटर न्यूरॉन है जिसको आप लोग इफरेंट न्यूरॉन भी कहोगे, बिकॉज इट इज टेकिंग मैसेज अवे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टूवर्ड्स इफेक्टर्स। ये मैसेज इफेक्टर्स की तरफ लेकर आ रही है, ठीक है जी। तो हम लोग ये कहते हैं कि अगर आप मोटर न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो मोटर न्यूरॉन्स को हम लोग इफेरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं। ये आपके पास बेटा मल्टीपोलर है, आप देख लें इसके पास मल्टीपल पोल्स हैं, तो इसको हम लोग मल्टीपोलर न्यूरॉन कंसिडर करते हैं। तो मल्टी पोलर न्यूरॉन है। मोर ओवर हम ये कहते हैं कि क्या ये माइलिनेटेड होती है? तो यस, इट इज ऑल्सो माइलिनेटेड फाइबर्स। फिर जब कभी डेंड्राइट्स की बात की जाती है तो इनके पास बेटे मैनी डेंड्राइट्स हैं। सेल बॉडी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, वैसे तो आपके पास यहाँ पे साइनेप्स भी बनेंगे, पीएनएस में भी उसकी सेल बॉडीज पाई जाएंगी, लेकिन हम कहते हैं कि जी इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली उसकी सेल बॉडी लोकेट कर रही है सीएनएस के अंदर।
मोर ओवर हम ये कह सकते हैं कि आगे मोटर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज पीएनएस में भी कहीं पर शायद जब कभी साइनैप्स बनेंगे तो उनकी लोकेट करती होंगी, उस पर हम मना नहीं करते, लेकिन हम इस डायग्राम के मुताबिक कहते हैं कि इट इज लोकेटेड इन सीएनएस। यस इट डू लोकेट, ये ठीक बात है। फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं कि एक्सोन इनके सिंगल होते हैं, एक्सोन तमाम के ही सिंगल होते हैं, ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम सीएनएस और टर्मिनेट करते हैं अप टू इफेक्टर्स। तो इफेक्टर तक इनकी टर्मिनेशन होती है। जब कभी बेटे आप यहां पर मौजूद न्यूरॉन्स की बात करोगे जो कि शॉर्टर एक्सॉन्स कंटेन करेंगे, ये न्यूरॉन जो कि यूं मैनी डेंड्राइट तो कंटेन करेंगे, लेकिन एक्सॉन फाइबर उनका एक ही होगा और ये यूजुअली नॉन माइलिनेटेड केस के अंदर न्यूरॉन्स मौजूद होंगी, तो इनको हम लोग एसोसिएटिव न्यूरॉन्स का नाम देते हैं। ये न्यूरॉन्स जो आपके पास यहाँ पर मौजूद है, इसको एसोसिएटिव न्यूरॉन का नाम देते हैं, जैसे इनको हम लोग मोटर न्यूरॉन्स का नाम देते हैं, दैट टेक मैसेज अवे फ्रॉम द बॉडी। ये आपके पास बेटे या तो इंटर न्यूरॉन्स कहलाती हैं या रिले न्यूरॉन्स हैं। ये आपके पास मल्टी पोलर न्यूरॉन होती हैं। ये नॉन माइलिनेटेड भी हैं और माइलिनेटेड नर्व फाइबर भी हैं, ठीक है, माइलिनेटेड भी हैं, नॉन माइलिनेटेड भी हैं। अच्छा, और यूजुअली ये आपके पास जहां पर डिसीजन मेकिंग की बात है वहां पे ये नॉन माइलिनेटेड होते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने प्लस माइनस में शो कर दिया। फिर उसके अलावा हमने कहा कि बेटे डेंड्राइट्स की बात करें तो वो इनके पास मैनी हो सकती हैं। सोमा इज लोकेटेड इन सीएनएस, एक्सोन भी इनके सीएनएस में पाए जाते हैं। सीएनएस में एक्सोन्स पाए जाते हैं और सिंगल एक्सोन होता है। अच्छा, फिर हम कहते हैं ओरिजिन सीएनएस में, खत्म भी ये सीएनएस में होती हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन कंप्लीट आवर होल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स को, रिसेप्टर्स को हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर रहे होते हैं और हम ये बात कर रहे होते हैं कि आपके पास ये बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ नर्वस सिस्टम डिजाइन करते हैं। कल बेटे हम लोग नर्व इम्पल्स की बात करेंगे, हम साइनैप्स की बात करेंगे और उसके बाद हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू सो मच।